अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 45 की गाइडेंस की वीडियो बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, वो होता है डीकम्प्रेशन थिकनेस का, और बाकी जो है ना वो आप रीड दे देंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले हमने पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया। पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जब कोई भी इंसान डीप जाता है, मतलब सी लेवल से नीचे जाता है, डीप जाता है, तो उसका वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो वो इंसान नॉर्मल एयर में ब्रीथ नहीं कर सकता, बल्कि एयर का भी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब हाई एल्वुलर गैस प्रेशर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरबैरिज्म। हाइपरबैरिज्म क्या होता है कि जब हम सी लेवल से नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो हम क्या करते हैं कि एल्वुलर गैस का भी प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको हाइपरबैरिज्म कहते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि सी लेवल से अगर 33 फीट नीचे जाएँ तो प्रेशर 2 ATM हो जाता है, अगर 66 फीट नीचे जाएँ तो प्रेशर 3 ATM हो जाता है। इस तरह यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाता है। ये इस डायग्राम से सही समझ आता है कि पहले जब यहाँ पे सी लेवल पे था प्रेशर नॉर्मल था, तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर था। जब 33 फीट हुआ तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉयल्स लॉ में बताया हुआ है प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह 100 फीट पे प्रेशर और ज़्यादा हुआ और वॉल्यूम और कम हुआ, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, इसी तरह ये होगा। फिर इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, ये हमारा होगा। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जब नीचे हम जाते हैं तो डीप जाते हैं तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होता है, और जो है ना वहाँ पे हम नॉर्मल एयर में ब्रीथ नहीं कर सकते। तो जो हमारी जो गैसेस होती हैं ना एयर में, उनका गैसेस का भी प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए भी ना। तो इसी तरह आप उन्होंने बोला कि जब हाई प्रेशर मतलब नीचे डीप जाएंगे ज़्यादा प्रेशर होगा, और जब नाइट्रोजन ज़्यादा होगी ना, तो नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि हम मतलब सी लेवल पे हैं तो हमारा प्रेशर भी नॉर्मल है, और प्रेशर नॉर्मल है तो गैसेस नॉर्मल रहती हैं, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जब हम सी लेवल से नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और गैसेस का भी प्रेशर पार्शियल प्रेशर जब वो इंक्रीज़ होगा, और वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट क्या होगा कि मतलब सी लेवल पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी नॉर्मल अमाउंट में रहेगी। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे और 1 घंटे या ज़्यादा के लिए नीचे रहेंगे, डीप रहेंगे 120 फीट के लिए, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन नार्कोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, माइल्ड नार्कोसिस मतलब अनकॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाएगी नाइट्रोजन की वजह से। 120 फीट की डेप्थ पे नाइट्रोजन की वजह से अनकॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर 150 to 200 फीट में जब नीचे जाएंगे तो ड्राउजीनेस डाइवर्ट जो होगा वो ड्राउजी फील करेगा। ठीक है, और फिर जब 250 फीट नीचे जाएंगे तो पर्सन जो होगा ना वो बिल्कुल ही ना क्लमजी हो जाएगा, और अपना काम भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर 250 फीट से नीचे जाएगा तो वो वहाँ पर उसकी ज़्यादा मतलब डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसकी जो होगी ना डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसको कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है ना नाइट्रोजन के अंदर हीलियम मिक्स कर सकें। ठीक है, अब ये जो था कि नाइट्रोजन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा होगी तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहले हमने बोला कि सी लेवल पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन अगर 120 फीट पे रहेगा तो नार्कोसिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर उससे ज़्यादा 150 to 200 फीट पे जाएगा तो ड्राउजीनेस स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 200 to 250 फीट पे जाएगा तो क्लमजी हो जाएगा और अपना कोई काम नहीं परफॉर्म करेगा। 250 से नीचे जाएगा तो वो बिल्कुल ही उसका जो है उस बीमार महसूस करेगा और डेथ भी अकर हो सकती है। ठीक है, इस तरह अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करेगा। अब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा सबसे पहले, तो ऑक्सीजन जो है ना सबसे पहले जो नॉर्मल अमाउंट में होती है ना, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ डिज़ोल्व होती है ब्लड में। लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ तो नहीं डिज़ोल्व होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ तो वो नॉर्मली रहती है। लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो वाटर जो होगा ब्लड में उसके साथ डिज़ोल्व होना शुरू होगी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करेगी कि
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पहले नॉर्मल अमाउंट में होती है, और ये जब यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में जाती है, और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो बफर मैकेनिज्म शो करती है। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर मैकेनिज्म जो होगा ना वो ठीक नहीं रहेगा। फिर एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या होगा, मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन हमारे पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर मैकेनिज्म नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा कि ब्रेन सीजर्स भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से कोमा भी हो सकता है, उसके बाद इंसान की डेथ भी हो सकती है। और इसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से नोज़िया, मसल ट्विचिंग, डिजीनेस, डिसबैलेंस ऑफ विजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन सब जो है ना उसके सिम्टम्स है कि मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ये बफर मैकेनिज्म नहीं शो करेगा, और फिर सिम्टम्स ये हैं, ठीक है। फिर एक टेस्ट अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन होता है ना वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, लेकिन जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और जब नॉर्मल अमाउंट ऑक्सीजन हो ना, फ्री रेडिकल्स तब भी प्रोड्यूस होते हैं कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो इंजाइम्स लाइक पेरोक्सीडेसिस, कैटालिसिस, सुपर ऑक्सीडेसिस, इनकी वजह से ना ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ये जो एंजाइम्स होती हैं फिर उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म नहीं कर सकती, तो ये हमारी फिर डैमेज करेगा वॉल्स, एल्विलर वॉल्स और रेस्पिरेटरी वॉल्स वगैरह को। तो इसमें यहाँ पे क्या है, क्रोनिक ऑक्सीजन पॉइजनिंग, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या होगी, उसमें हमने यही बताया कि उसमें जो है हमारी वो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जो ब्रोंकाई की लाइनिंग वगैरह है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और वहाँ पर फिर पल्मोनरी लंग पैसेज कंजेशन हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा वगैरह कॉज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर अब हम एक दफ़ा ऑक्सीजन की कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने शुरू में यहाँ पर पढ़ा सिंपल, फिर हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन की वजह से पहले तो नॉर्मल सी लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब नीचे आओगे तो नार्कोसिस स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर हम 150 से 200 की डेप्थ 150 से 200 की डेप्थ पे जाएंगे तो ड्राउजीनेस फील होगी, 250 की डेप्थ पे जाएंगे तो हमें क्लमजीनेस फील हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में क्या बोला उन्होंने सबसे पहले कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बफर मैकेनिज्म ख़राब होगा, और उससे इफ़ेक्ट क्या होगा कि ब्रेन सीजर, कोमा, नोज़िया, मसल ट्विचिंग, डिजीनेस वगैरह ये हो सकती हैं। और फिर अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी ना, मतलब अगर कम ऑक्सीजन होगी तो ये, और फिर ये, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल्स जो होगी वो ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन की वजह से पल्मोनरी पैसेजवे कंजेशन होगी और पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इफेक्ट पहले। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उसका क्या इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो हमारी बॉडी से बननी है ना, तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट जो है वो तो उतनी ही बनेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई हमने वो पहना हुआ है कोई मास्क वगैरह, डाइविंग के लिए वो जो हम पहनते हैं ना हेलमेट, डाइविंग हेलमेट वगैरह, वो अगर हमने पहना हुआ है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही और वो इकट्ठी हो जा रही है हमारे लंग्स के अंदर। तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, तो अगर वो पार्शियल प्रेशर मतलब अगर हमारे लंग्स में 80 mmHg तक भी आ जाए तब तक भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर 80 से ज़्यादा होना शुरू होगा ना तो फिर इफ़ेक्ट होगी, हमारे से वो टॉलरेट नहीं हो पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो भी डिप्रेस होगा, और वहाँ पे भी हमें फिर लिथार्जी मतलब फिटीग फील होगी, फिर अनकॉन्शियसनेस फिटीग होगी, और फिर ऐसे लगेगा कि हम एनेस्थीसिक हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा अनकॉन्शियस, ठीक है। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो है वो है डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन सिकनेस में क्या है इसमें बताते हैं। डिकम्प्रेशन सिकनेस ये होता है कि जब इंसान जो है वो नीचे जा रहा है सी लेवल में, मतलब नीचे जा रहा है, डीप जा रहा है, तो उसमें उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से उसके अंदर जो गैसेस जा रही हैं उसका भी प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब वो इसी तरह जब नीचे जाएगा तो उसका प्रेशर गैसेस का इंक्रीज़ होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर इंक्रीज़ होगा जब वो नीचे नीचे जाएगा, डीप जाएगा।
ठीक है। अब जब वो वापस आएगा ना, तो वो जो नाइट्रोजन का प्रेशर इतना इंक्रीज़ होगा कि नाइट्रोजन जो है ना वो डिफ्यूज़ कर जाएगी लंग्स में और उसके टिश्यूज़ में। जब वो वापस ऊपर आएगा ना, तो नाइट्रोजन लंग्स में से निकल जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना वो टिश्यूज़ में डिज़ोल्व हुई होगी, तो उसमें निकलने में ना उसको मुश्किलात होगी, और मुश्किल की वो जो बाहर निकलेगी ना, जब मुश्किल होगी, और फिर उसके बाद हमें बहुत सी डिजीज़ मतलब बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ेगा, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह उसमें उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन अगर हम 0 फीट पर हैं तो 1 लीटर है हमारी ऑक्सीजन में, हमारी बॉडी में। फिर अगर हम नीचे चले गए डीप 33 फीट पे चले गए तो नाइट्रोजन इंक्रीज होकर 2 लीटर, 100 फीट पे नाइट्रोजन 4 लीटर, 200 फीट पे नाइट्रोजन 7 लीटर, 300 फीट पे नाइट्रोजन 10 लीटर। मतलब कि जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज़ होती है, जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होती है, तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ना इंक्रीज़ होती है साथ साथ, ये इसमें बताया गया, ठीक है ना। फिर इसमें डिकम्प्रेशन सिकनेस में उन्होंने, डिकम्प्रेशन सिकनेस के ना बहुत सारे नाम है। इसको हम बेंड्स भी कहते हैं, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस भी कहते हैं, केशंस डिजीज़ भी कहते हैं, डाइवर्स पैरालिसिस भी कहते हैं, डिस्पैरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब पर्सन नीचे जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन जो है उसकी वो ज़्यादा होगी और टिश्यूज़ में भी डिज़ोल्व हो जाएगी, और जब वो फिर एकदम से ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन जो होगी उसकी बॉडी से सही तरह निकल नहीं पाएगी, और की वजह से उसको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, जिसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। सिम्टम्स क्या हो गए डिकम्प्रेशन सिकनेस के, कि डिकम्प्रेशन सिकनेस में ये होता है कि मतलब जब हम नीचे जा रहे हैं ना, मतलब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो है ना, ये एक कंटेनर ले लो और उसके अंदर एक हमने ये शापर डाल दिया, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजन का जितना पार्शियल प्रेशर बाहर है ना, अंदर भी नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर उतना ही है, ठीक है। फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ पर कहते हैं कि हम जब डेप्थ पे गए ना, डेप्थ पे गए तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ ना, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं कि बाहर इंक्रीज़ हो गया कंटेनर में ना, मतलब इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हो गया, और बॉडी में भी नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि बाहर इंक्रीज़ हुआ इन्वायरमेंट में ही, तो बॉडी में भी इंक्रीज़ हुआ ना। तो इसी तरह जब हम कहते हैं कि हम अब वापस आ रहे हैं ऊपर, डेप्थ से वापस आ रहे हैं, तो वापस आने में हमारे पास क्या हुआ, ये हमारी बॉडी है ना, इसमें पार्शियल प्रेशर उतना ही रहता है नाइट्रोजन का ज़्यादा ही। तो ये यहाँ पर ना मतलब यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी मतलब यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है इसकी वॉल्स पर, यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है। तो ये जो है ना, ये बॉडी हमारी नॉर्मल रहती है, यहाँ पे कोई वो नहीं होती कि मतलब ये शापर जो फटेगा नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस पर इधर से भी इतनी फोर्स है, उधर से भी इतनी फोर्स है, तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा है बॉडी के अंदर, जब हम ऊपर आ रहे हैं, प्रेशर हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, पार्शियल प्रेशर हम नाइट्रोजन बाहर डिक्रीज़ कर गया, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारी बॉडी है ना, उसके अंदर बबल्स बनना है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, बाहर से प्रेशर आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे बबल्स बनना शुरू कर जाएँ। इसी तरह हमारी बॉडी में हम क्या कहेंगे कि टिश्यूज़ में हमारे बबल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वही यही हमारा, हम यहाँ पे कहते हैं कि बबल्स बन जाएंगे, और ये जाके फिर ब्लड वेसल को ब्लॉक करेंगे, और डिफरेंट टिश्यूज़ में से ये ब्लॉक करेंगे बबल्स, ठीक है। और जो सिम्टम्स है ना कि नाइट्रोजन वो डिकम्प्रेशन सिकनेस के, मतलब जब ऊपर एकदम से आया जाता है और नाइट्रोजन नहीं निकलता, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन हो जाती है, मसल पेन हो जाती है, ठीक है। फिर पैरालिसिस हो सकता है, और फिर ये डिफरेंट उसके सिम्टम्स है, ठीक है। अब इसकी हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2 मेथड्स हैं कि मतलब डिकम्प्रेशन सिकनेस को ठीक कैसे किया जा सकता है। उसका पहला मेथड ये है कि नाइट्रोजन को मतलब ना, जितनी देर मतलब आप नीचे जाने में गए ना, ऊपर आने में भी ज़्यादा देर लगे, ताकि नाइट्रोजन ना आराम से ना ऊपर आए ना, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन आराम से निकल जाए। ये यूएस की नेवी ने ये एक बनाया है शेड्यूल के, मतलब अगर आप 50 फीट पे 10 मिनट्स रहें, फिर आप 40 मतलब 180 फीट पे गए हैं तो 50 फीट पे आके 10 मिनट्स रहें, 40 फीट पे आके 17 मिनट्स, और इस तरह मतलब अगर आपने नीचे जाने में 1 आवर लगाया है ना, कि आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है 1 आवर लगाया, तो वापस ऊपर आने के लिए ना, जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो तो 3 घंटे लगाए, ताकि आराम से रुक के आएँ, ताकि जो
आपका नाइट्रोजन है ना वो बॉडी से निकल जाए और बाद में बबलिंग वगैरह ना हो। और एक मेथड ये, और एक मेथड ये कि मतलब अगर एकदम से हम ऊपर आ भी गए ना तो उसके बाद एक टैंक डीकम्प्रेशन मेरे मतलब उस टैंक में जिसमें हाई प्रेशर हो नाइट्रोजन का, ठीक है, फिर वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से प्रेशर कम हो के आहिस्ता आहिस्ता आपका वो निकलता है जो है नाइट्रोजन बाहर, ठीक है। और फिर सेचुरेशन डाइविंग में क्या है, हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर डीप डाइव, मतलब डाइविंग जब करते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ना हीलियम को मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को मिक्स कर रहे हैं। क्यों? ये इफ़ हीलियम को यूज़ करने का क्या मकसद होता है इनका? हीलियम क्या होता है कि हीलियम का जो है ना इस नाइक्रोटिक इफेक्ट्स भी नाइट्रोजन से कम होते हैं और इसका वॉल्यूम भी जो है वो नाइट्रोजन से कम होता है, इसकी डेंसिटी भी नाइट्रोजन से कम होती है। तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से हम हीलियम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते। स्कूबा, स्कूबा क्या होता है? सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस, इसको हम स्कूबा कहते हैं, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर्स हम उनको कहते हैं वो डाइवर्स जिनके पास ये स्कूबा हो। स्कूबा का मतलब है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस, इसको हम कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस स्कूबा। इसके अंदर होते हैं क्या क्या? इसके अंदर दो कंटेनर्स होते हैं, एक इसके अंदर जो होता है वाल्व होता है जिसका नाम है फर्स्ट स्टेज का रिड्यूसिंग वाल्व, और दूसरा हमारे पास जो होता है डिमांड वाल्व होता है, और इसके अंदर मास्क होता है। इसमें होता क्या है हमारे पास कि मतलब ये है ना कि हम जब नीचे जाते हैं तो एकदम से तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर एकदम से तो ज़्यादा होना शुरू नहीं होता ना डेप्थ में जाके, ऐसा ऐसा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब हम मतलब थोड़ा सा नीचे गए तो यहाँ ये तो है, यहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर है, तो अगर हम अभी मतलब नीचे ज़्यादा नहीं गए तो वहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर हमें एकदम से ही आ जाएगी तो हमें तो लंग्स फड़फड़ाना शुरू। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो रिड्यूसिंग वाल्व होता है वो मतलब जब हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा प्रेशर तो थोड़ा सा यहाँ पे आता है, पर डिमांड वाल्व कि हमें कितना वो चाहिए प्रेशर उस हिसाब से आता है पे मास, और जो यहाँ से एयर आती है वो यहाँ पे आता है। जब हम डिक्रीज़ करते हैं ना, मतलब जब हम निकाल देते हैं ना वो बाहर निकलती जाती है वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो इसके डिसएडवांटेज तो ये है कि मतलब हम नीचे जाते हैं जब तो हमें कोई भी चीज़ मतलब ये साथ लेकर जाने जाएँ तो इसमें हम ब्रीथ कर सकते हैं अंडर वाटर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि मतलब यहाँ से हम यूज़ करते जाते हैं एयर, यहाँ से निकलती जाती है हमारी एयर, तो ये ख़त्म भी हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम तक नीचे वाटर के नीचे नहीं रह सकते, ठीक है। फिर सबमरीन्स में क्या होता है, मतलब सबमरीन से मतलब अगर आपने निकलना है तो मतलब अगर 300 फीट की डेप्थ है तो आप आराम से ऊपर आ सकते हो ना, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सांस रोक के ऊपर है। लेकिन अगर 600 फीट की डेप्थ है ना तो आपको अपरेटस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशराइज रहती है, कोई अपरेटस यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएँ, ठीक है। और फिर सबमरीन्स में प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब वहाँ पर अगर आप कोई स्मोक पियो, स्मोकिंग करो या उसके अंदर आप वो रखो कोई फ्रिज वगैरह तो गैस लीक हो जाए, तो इस वजह से। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है कि मतलब हाई प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी कब यूज़ कर सकते हैं कि गैंग्रीन जो होता है ना एक ऑर्गेनिज्म होता है वो, उसमें हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करें, क्योंकि ना गैंग्रीन ग्रो नहीं करता हाई प्रेशर ऑक्सीजन पे ना, वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन और हाइपॉक्सिया अगर हो गया, मतलब हाइपॉक्सिया हो गया कि मतलब ऑक्सीजन कम है तो उसमें आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हो। हाइपॉक्सिया में एक ये गैंग्रीन में, और एक होता है कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है ना कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड उस अंदर हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें जब आप ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा डालोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो ख़त्म करके उसकी जगह ले लेता है। तो ये आपका ऑक्सीजन थेरेपी होती है।